नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल है तो सबसे पहले ये तरीका आप देख लीजिए हमसे जुड़ने का। आप हमें फ़ोन करिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ये सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। तो चलिए, ये तो है हमसे जुड़ने का तरीका। कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाजार पर। एक क्विक अपडेट वहाँ से भी ले लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में सुस्त कारोबार हो रहा है, ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। शुरुआत के 1.5 घंटे निकल चुके हैं ट्रेड के और देख रहे हैं अभी 0.5% नीचे है निफ्टी। करीब 100 अंक की कमजोरी यहाँ पर है। बैंक निफ्टी में भी करीब 1.25% की वीकनेस है और सेंसेक्स भी 0.5% नीचे है। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर भी बराबरी का ही है मामला। हर एक गिरने वाले शेयर्स के सामने एक शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। अगर निफ्टी के बनस्पत दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो वहां पर एक्शन है। आज खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप। अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज मेटल स्टॉक्स दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और आईटी स्टॉक्स में भी आज वीकनेस है, क्योंकि यूएस बाजार से भी जो संकेत आए थे, एप्पल को डाउनग्रेड किया गया और उसके बाद हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में भी वीकनेस है। आज हिंडाल्को 3% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलटीआई माइंट्री, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ जियोजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज से जय पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जय, बाजार पर इस वक्त क्या रणनीति अपनानी चाहिए? अब आज देख रहे हैं हम ग्लोबल क्यूज का जो इम्पैक्ट है वो आज बाजार में दिख रहा है। दूसरे दिन भी बाजार वीक ही है। यहाँ से रणनीति बनाने की क्या सलाह देंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन है? उसके पहले ट्रेड लेना चाहिए इंडेक्स में या फिर अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक ही रणनीति अपना के चलें? So good morning पूजा जी एंड अभिषेक जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। सो डेफिनेटली अभी निफ्टी की बात करें तो आज के दिन में निफ्टी 15 मिनट्स की कैंडल पर देखें तो 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और आज के दिन में उसके ऊपर जाना थोड़ा रेजिस्टेंस काफी फेस कर रहा है। सो 21,600 वुड बी समथिंग आई वुड पुट एज अ रेजिस्टेंस इन टुडेस ट्रेड। सो वहां से ऊपर नहीं जा पा रहा, इसलिए थोड़ा वीकनेस और आते हुए मुझे दिख रहा है बाजार के एट द एंड ऑफ द डे आते हुए। और कल के जो क्लोज है, सॉरी कल का जो लो है उसके नीचे अभी भी चल रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए इंडेक्स को और पर्टिकुलरली निफ्टी को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर ये 21,550 के नीचे फिसले उसके बाद फ्रेश शॉर्टिंग कर सकते हैं अगर करनी हो तो 450 के टारगेट्स के लिए, बिकॉज काफी डाउनसाइड के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक 100 पॉइंट्स का डाउन मूव आ सकता है अगर 21,550 के नीचे फिसले निफ्टी तो। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी सपोर्ट के एरिया से थोड़ा बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है, बट आई थिंक दोपहर के बाद ये यहाँ पर थोड़ा फॉल वापस से आ सकता है, कैरी ऑन हो सकता है। सो 47,500 बहुत अहम क्रूशियल सपोर्ट है, वो ब्रीच हुआ तो 47,300 तक के टारगेट आज के दिन में ही आ सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए भी कॉशियस व्यू है। इफ किसी को एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी हो या एग्रेसिव कॉल लेना हो तो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं वो जो प्रेशर लेवल है उसको सरपास करने के बाद। तो बाजार पर ये व्यू। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,500 के भी स्तर हमने देखे और अब 47,500 के आसपास आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और निफ्टी की अगर बात करें तो परसों के सत्र में यानी कि सोमवार को हमने जो रिकॉर्ड हाइज बनाए थे वहाँ से तकरीबन अब 250 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। इस वक्त जो स्तर है वह 21,568 का, हमने 21,825 के भी ऊपर के स्तर देखे हैं। तो 250 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी इस वक्त हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से निफ्टी में। 100 अंक कमजोर है निफ्टी। चलिए बाजार पर तो आगे भी व्यू लेंगे और इसको समझेंगे, लेकिन अब आपके सीधे सवाल जवाब का रुख करते हैं सीधे। और हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं अहमदाबाद से, धर्मेश ठक्कर। धर्मेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? ठीक है, धर्मेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका सवाल हमारे पास ज़रूर आ गया है। और इनके पास जो शेयर है वो है टाटा टेक का, 1000 शेयर है 1200 रुपए के भाव पर, यानी कि लिस्टिंग के बाद इन्होंने लिए हैं।
लिस्टिंग पर तो डबल के भी हमने भाव देखे हैं और वो शुरुआती रफ्तार के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से अब कंसोलिडेशन वाले फेज में शेयर जाता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या करना चाहिए गौरांग सर, क्या राय देंगे टाटा टेक? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल को लेकर शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लिस्टिंग के बाद रफ्तार, उसको लेकर थोड़े से वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट वाला मामला जरूर होगा। सलाह क्या होगी आपकी? धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए टाटा टेक में खरीदारी की राय दी थी। जिस भाव पर शेयर दिया गया था आईपीओ में 500 के स्तर पर दिया गया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और उसके बाद 1400 के पार के भी लक्ष्य देखे और फिर मुनाफा वसूली की चपेट में आया और फिलहाल 1200 के थोड़ा बहुत नीचे कामकाज कर रहा है। तो कामकाज को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के और भविष्य में जो आने वाले मौके होंगे उसको लेकर के कोई दो राय नहीं है। काफी सक्षम और मजबूत कंपनी है, और जैसे जैसे ये अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे नतीजों में भी धीरे धीरे करके सुधार होगा। लंबी अवधि का नजरिया इनका तो बने रहे, और अगर कुछ कारणवश मुनाफा वसूली की चपेट में या तो बाजार आता है या फिर टाटा टेक का शेयर आता है, तो 1100 के आसपास, 1150 के नीचे और 1100 के करीब अगर आता है तो और भी जोड़ सकते हैं अगर इनके पास लंबी अवधि के लिए पूंजी है तो। और अगर की कोई मौका चूक गया है और नया निवेश करना है तो हम उसकी भी राय देंगे। तो टाटा टेक लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय, और अगर 1100 के आसपास मिले तो और आप ऐड भी कर सकते हैं, ये है सलाह आपके लिए। अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार। अशोक जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे पास टाटा मारुति के 10 शेयर मैंने लिए हैं परसों 10,252 पे, और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं और भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या? 10 शेयर्स, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। शेयरों की संख्या 10 है, 10,252 पर इन्होंने लिया हुआ है, हाल फिलहाल की खरीद है। गौरांग, आप ही से राय लेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं कि मारुति सुजुकी और खरीद सकते हैं, इन्हें लेना चाहिए या फिर कुछ और सलाह आप देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? तो पहले तो बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर निवेश की राय है। 11,500 के लक्ष्य निर्धारित किए लंबी अवधि में, और क्योंकि ये थोड़ा बहुत महंगा है शेयर, तो मैं अशोक कुमार जी को ये राय दूंगा कि आपका नजरिया अगर लंबी अवधि का है, और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा, तो आप ऐसा कीजिए कि हर महीने जो भी आपके पास निवेश लायक पूंजी है उस मात्रा में आप शेयर खरीदी कर लीजिए, भले फिर 1 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी आप खरीद सके लंबी अवधि के लिए। और निरंतर ये हर महीने प्रयास कीजिए कि आप बचत करके थोड़ा बहुत निवेश करते जाएं हर महीने मारुति सुजुकी में। भारत में स्थापित पैसेंजर व्हीकल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है ये, और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि जो भी नए वाहन इन्होंने बाजार में उतारे हैं और आने वाले भविष्य में जो उतारेंगे उसको लेकर के मार्केट शेयर बढ़ने की पूरी संभावना है, और शायद 2025 के अंत तक ये अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च करने की बात करी है। शायद जल्द भी हो सकता है अगर सभी तरीके से कामकाज जमीनी स्तर पर अच्छी तरीके से लागू हुआ तो बने रहे, और प्रयास ये कीजिए कि हर महीने थोड़ा बहुत खरीदते जाए आप लंबी अवधि के लिए। मारुति सुजुकी अच्छी चीज ये रही कि 10,000 रुपए के स्तर को मारुति ने अच्छे से बचा के रखा हुआ है। दिल्ली से सुनील झा हमारे साथ हैं। सुनील, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपको और आपके सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सर बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर, थैंक यू। मैं सर ट्राइडेंट को लेके क्वेश्चन है। ट्राइडेंट का शेयर मैंने 1100 शेयर लिया है सर, 40 रुपीज 60 पैसे के हिसाब से। सुनील, आपने ये शेयर खरीदे कब? सर अभी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मुझे 22-25 डेज के अराउंड हुआ है। 40 रुपए 60 पैसे के भाव से मैंने लिया है। 1100 शेयर है सर मेरे पास। 1100 शेयर है, ठीक है। ठीक है सुनील, आपकी मदद करते हैं।
गुरांग सर, ट्राइडेंट आज हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की तेजी है और ट्राइडेंट के साथ साथ आज बाकी टेक्सटाइल स्पेस की बाकी कंपनीज में भी थोड़ा सा हम एक्शन देख रहे हैं। हालांकि ट्राइडेंट में हमने 30 रुपए से भी नीचे के स्तर देखे हैं, वहां से रिकवरी वाले फेज में कहीं ना कहीं शेयर है। ये आज 38 रुपए का भाव है, 40-60 की खरीद है। क्या सलाह देंगे, क्या भविष्य ठीक है, चमकदार है इसका? अभिषेक, इस कंपनी पर मैं सुनील जी की ज्यादा सहायता इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, तो मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा इसके ऊपर, क्षमा चाहता हूं। टेक्निकली जरा आप इसको जरा चेक करेंगे, किस तरह का मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है और कहां तक आप जाता हुआ देख रहे हैं शेयर को? तो टेक्निकली देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट उनकी बाइंग प्राइस के अराउंड ही है, 40.2 के अराउंड रेजिस्टेंस पहला मुझे दिख रहा है। सो यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड दिख रही है, बट 40.2 पर मुझे एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को पार कर लिया ये स्टॉक ने, तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए ये स्टॉक प्रिपेयर हो रहा है। 50 के अराउंड भाव ये स्टॉक में आ सकता है, क्योंकि हमने अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखा तो काफी बस चल रहा है। तो डेफिनेटली और काफी टाइम से ये स्टॉक में देखे तो एक एक्यूमुलेशन फेज हमें आता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ से मुझे लग रहा है अभी ये स्टॉक रेडी हो रहा है पावर अप के लिए। तो यहाँ से 50 वुड बी टारगेट ये स्टॉक को, अगर थोड़े 3-4 महीने हम होल्ड करके रखे तो 50 तक के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। तो होल्ड करके रखना चाहिए उनको, और उनको अगर वहां पर ऐड करना हो तो भी डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा ऐड कर सकते हैं ट्राइडेंट। ठीक है, तो 50 तक के लक्ष्य के लिए ट्राइडेंट में होल्ड करने की सलाह। मध्य प्रदेश से अगले दर्शक जुड़े हमारे साथ दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। ओके, दिनेश जी की सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है। HDFC लाइफ 110 शेयर्स 681 पर इन्होंने लिया हुआ है। बात नहीं हो पाई है कि कब की खरीद और कितना समय दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये हल्के नुकसान में है। स्टॉक 644 के पास कारोबार कर रहा है और HDFC लाइफ आज भी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। करीब 4000 लगभग इनको नुकसान भी हो रहा है स्टॉक में। HDFC लाइफ पर गौरांग आपकी सलाह चाहेंगे, क्या करें स्टॉक में? अभी हल्के नुकसान में है, लेकिन ऊपर की तरफ के टारगेट्स के लिए और तेजी के लिए बने रहे? बने बिल्कुल रह सकते हैं दिनेश कुमार जी। और पूजा, मैं ये भी राय दूंगा आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को कि अगर आप जीवन बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर निवेश करते हैं तो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आपका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल या उससे अधिक होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो परिवर्तन आना चाहिए, आंकड़ों में जो सुधार होगा, न्यू प्रीमियम रन रेट्स जो आएगी आने वाले भविष्य में, उसको वो थोड़ी धीमी गति पर है। योगदान देने के लिए समय लगेगा। और वास्तविकता ये भी है पूजा कि हमने HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ और LIC, ये चारों कंपनियों पर अगर समय सीमा आपके पास 1.5-2 साल या उससे अधिक की है तो आप बिल्कुल यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। एक अंडर परफॉर्मिंग क्षेत्र रहा है बाजार की तुलना में, जिस प्रकार से हमने तेजी देखी है, लेकिन लोगों में जागरूकता आई है और ये महामारी के बाद अब बड़े सम एश्योर्ड ले रहे हैं लोग, और उसके कारण जो प्रीमियम आउटगो होता है, जो कि आमदनी होती है इंश्योरेंस कंपनी की, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो बने रहे, और अगर 600-625 के आसपास आता है गिरावट में तो और भी जोड़ सकते हैं। तो ये है सलाह, HDFC लाइफ पर 600 के पास आए तो और जोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में। इस बीच अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और यहाँ पर एक एक करके जो अपडेट आ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। सेबी को बाकी जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया गया है। 24 में से 22 मामलों में सेबी अपनी जांच पूरी कर चुका है। जो बची हुई जांच है उसमें 3 महीने का समय और दे दिया है। और इसके अलावा सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल की सीमित शक्ति, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल कोई गड़बड़ी जांच में नहीं पाई गई है। जो भी FPI मामले से जुड़ी गड़बड़ी थी वो नहीं पाई गई है। इस तरह के यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एक एक करके जो भी फैसले हैं वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो चलिए, ये एक खबर अदानी ग्रुप से जुड़ी। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास मुंबई से हमारे साथ राजकुमारी जुड़ी हैं, अगले दर्शक। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो
हेलो। जी राजकुमारी जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए, कौन सा स्टॉक है? मेरे पास 10,000 सेंट्रम शेयर हैं, मुझे इसको होल्ड करना चाहिए क्या? हम्म करूँ तो कब कितने लिया था महीने आपने? करूँ? मैंने लिए 2 महीने हो गए मेरे इसको लिए हुए। मेरे को 28 में मैंने लिए हैं 2 महीने 10,000 हो शेयर। गए, ज्यादा कुछ? हाँ। जी जी जी, चलिए 28 रुपए पे लिए हैं, 29 के आसपास कारोबार कर रहा है, हल्का मुनाफा रहा है क्योंकि शेयरों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पर इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। हालांकि स्टॉक में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं नज़र आया है पिछले काफ़ी समय से, लेकिन एक बार टेक्निकल राय यहाँ पर ले लेते हैं। जय, क्या सलाह होगी आपकी सेंट्रम कैपिटल पर? टेक्निकली अगर चार्ट्स देखें, क्या और उछाल के लिए इन्हें अभी रुकना चाहिए या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है लेके निकल जाए? 2 महीने पहले इन्होंने खरीदा था और मुनाफा भी हो चुका अब इन्हें। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी एक्यूमुलेशन जोन के वहां पर है। अगर ये स्टॉक को थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, मुझे लग रहा है अपसाइड डेफिनेटली आ सकता है ये स्टॉक में। हाउएवर स्टॉप लॉस मैं कहना चाहूंगा कि वो रख सकते हैं अराउंड 28.5 पर, जो उनका प्राइम बाइंग प्राइस है, थोड़ा ऊपर है, प्रॉफिट भी आ जाएगा। और थोड़ा होल्ड करके उनको रिस्क लेना है तो आई बिलीव 31 तक ये स्टॉक आ सकता है। सो इट्स अप टू हर के अगर ये स्टॉक को आप थोड़ा रिस्क बेट लेके होल्ड कर सकते हो तो 31 वुड बी अ टारगेट। वेरी सुन ये स्टॉक में दिख सकता है, बट अगर इनको प्रॉफिट बुक करना ये भाव से तो भी कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन हर। करीब 100 अंक कमजोर 21,550 के आसपास है, लेकिन निफ्टी बैंक में थोड़ी सी रिकवरी जरूर है। अब जो गिरावट है 0.25% के आसपास की रहेगी, 1.25 अंकों के आसपास की। और हम देख रहे हैं कि आज कुछ चुनिंदा बैंकों में और बैंकों के साथ साथ एनबीएफसी कंपनीज में ठीक ठाक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मुथूट, मन्नापुरम में आज हम तेजी देख रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस का शेयर ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बंधन बैंक, केनरा बैंक के शेयर भी वायदा बाजार के सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में अपनी जगह बनाने में कामयाब आज हुए हैं, तो इन पर नज़र रहेगी। लेकिन मूड ख़राब है मेटल से और आईटी से। ये दो के दो सेगमेंट आज पूरी तरह से बाजार को अपने गिरफ्त में लेने का काम कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं बैंकिंग में भी, हालांकि हम देख रहे हैं कि एसबीआई में हल्की सी रिकवरी ज़रूर है, लेकिन वो आज सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। आईटी में 1.5% के आसपास की बढ़िया तेज़ी है और लगातार हम आईटीसी में देख रहे हैं कि अपने आप को 470 रुपये के आसपास पहुंचाने में अब ये शेयर कामयाब हो गया है आईटीसी का। हमने 425 रुपये के भी लेवल देखेंगे, अब 480 रुपये के आसपास के भाव हैं आईटीसी के, यानी कि जिस भाव से गिरा था होटल कारोबार के डिमर्जर के ऐलान के बाद, वहां से थोड़ा सा और नीचे आ गया है। लेकिन अब ये जानेंगे कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज क्या ट्रेड करना है, कहाँ मौके बनेंगे? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो बनता है वो आईसीआईसीआई ट्रूली में है और स्टॉक यहाँ पे अपनी जो एक ट्रेजेक्ट्री है वो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अपवर्ड साइड की बनाई हुई है। इसको कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। 540 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आपको खरीद के चलना है। 18 से 19 रुपए के भाव के बीच में आपको इसको खरीदना है। टारगेट इसका जो है वो पहला यहाँ पे 26 रुपए का रहेगा, फिर दूसरा लक्ष्य यहाँ पे 30 रुपए तक का एक अपमूव इसके अंदर विटनेस करने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 14 का मेंटेन करना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का यहाँ पे बनता है। इसमें आपका मैक्स गेन जो है वो यहाँ पे 18,000 का हो सकता है, मैक्स लॉस जो है वो यहाँ पे 6,000 का। 1500 का इसका लॉट साइज है, तो यहाँ पे लेवल्स को स्पेसिफिकली ध्यान में रख के ट्रेड करें। आईसीसी प्रूडेंशियल में आपके लिए मौके बनेंगे। एट द मनी कॉल ये है 540 रुपए के भाव के आसपास ये कैश में ट्रेड कर रहा है। 540 वाली ही आपको कॉल खरीदनी है 18 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य 26 रुपए, फिर 30 रुपए और स्टॉप लॉस 14 रुपए का। अधिकतम मुनाफा आपके लिए जो होगा 18,000 का, और अधिकतम जो नुकसान की जो आशंका है अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो है इसके ठीक 1/3 यानी कि 6,000 रुपए का। लेकिन ये रिस्क डिस्क्लोजर आप ज़रूर ध्यान रखें जो आपकी स्क्रीन पर है कि एफएनओ में 10 में से 9 निवेशकों को नुकसान होता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करके, अपने रिस्क को समझ के, सोच के और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही इन शेयरों में आप ट्रेड कीजिए, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको बताते हैं। सिलसिले को भी शुरू करेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, शाहिद हुसैन। शाहिद जी नमस्कार।
ओके, चलिए ये सवाल अभी हमें व्हाट्सएप के जरिए ही आया है। स्पाइसजेट पर सवाल है इनका 1500 शेयर्स और इन्होंने 66 रुपए के भाव पर लिया हुआ है। थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने खरीद यहाँ की है। स्टॉक इनकी खरीदारी के लेवल के आसपास ही है। आज 60 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन इन स्तरों पर आने के बाद हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से स्पाइसजेट यहीं पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। एक अहम रेजिस्टेंस पर स्टॉक इस पर कारोबार कर रहा है और काफी पहले की खरीद लग रही है। इनको नुकसान भी स्टॉक में हो रहा है। जय, क्या सुझाएंगे? स्पाइसजेट में 67 पर इन्होंने लिया था, 60 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है और तेजी के लिए वेट करना चाहिए और कुछ स्टॉप लॉस भी अगर आप सुझा पाए तो इन्हें। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से थोड़ा उनको वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी देखे तो एविएशन सेक्टर में काफी बस चल रहा है। एटीएफ का फ्यूल का प्राइस भी काफी कम हो चुका है, तो वहां से बेनिफिट यहाँ पर स्टॉक को आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। और 6 7 रुपए का ही अपर टारगेट है, तो मुझे लग रहा है अगर 55 तक के स्टॉप लॉस के लिए ये स्टॉक को होल्ड कर सके तो इट वुड बी वेल एंड गुड। अभी बस काफी अच्छा चल रहा है। इंडिगो और स्पाइसजेट दो ही लिस्टेड पेयर्स है। अगर उनको ये भाव से के बाइंग प्राइस पर आ जाए तो एग्जिट करने की सलाह होगी। इवन 65 टू 67 के बीच की रेंज पे एनी टाइम दे कैन एग्जिट, बिकॉज काफी स्ट्रेच हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो आई वुड सजेस्ट के जो अपसाइड अभी टारगेट आए उसके वहां पर एग्जिट हो जाना चाहिए और लॉस कम से कम करना चाहिए। तो अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 55 रख सकते हैं। जैसे ऊपर जाए वैसे टारगेट स्टॉप लॉस को स्विच करना होगा 58 59 के। ठीक है, 55 रुपए का स्टॉप लॉस स्पाइसजेट के शेयर को लेकर आगे बढ़ेंगे। इंदौर से प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, सुप्रभात, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास वरुण ब्रेवीज के 215 शेयर है, 450 की परचेज। 450? 4.5। क्या बात है सर। चलिए, पहले तो आपको ये शेयर का चुनाव करने के लिए बहुत बधाई, और इतनी जो बढ़िया आपको रिटर्न हो रहे हैं उसकी बधाई आप स्वीकार करें हमारी तरफ से, क्योंकि 450 वाला शेयर हो गया है 1227 का, यानी कि करीब करीब हम कह सकते हैं कि 3 गुने के आसपास का हो गया है। आमतौर पर होता यह है कि शेयर जब 2 गुना हो जाता है ना तो लोगों का धैर्य कहने के जवाब दे जाता है कि अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, पैसे हमने कमा लिए, अब निकल जाते हैं। लेकिन प्रदीप ने होल्ड करके रखा। गौरांग सर, वरुण बेवरेजेस 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाला खिलाड़ी अब है ये, उससे ज़्यादा इनफैक्ट, और पिछले साल भर की जर्नी बहुत अच्छी रही है। ऑलमोस्ट शेयर ये डबल हुआ है। अब क्या सलाह देंगे? इनके भाव से तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। तो निवेशित रहें पूरी तरह से, या फिर थोड़े से पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं? देखिए अभिषेक, पहले तो कवरेज नहीं इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें अहम बाजार में निवेश को लेकर के बताना चाहूंगा। पहले तो ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है नहीं, और जिस क्षेत्र में कामकाज करती है वहां पर मेरे ख्याल से जो मार्केट शेयर इनका वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट और कामकाज को लेकर के मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, कोई खरीद फरोख्त की मैं राय नहीं दे रहा हूँ। अब आते हैं निवेश के ऊपर। तो जैसे आप ही बता रहे हैं अभिषेक के जिस स्तर पर निवेश किया उस स्तर से करीबन 2.5-3 गुना उनको मुनाफा हो रहा है। तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए शेयर बाजार में जब भी हम निवेश करते हैं कि जिस तरीके से अनुशासन रख करके निवेश करना जरूरी है माफी चाहता हूं, उतना ही जरूरी है अनुशासन के साथ निरंतर समय पर मुनाफा समेटना, जब भी आपको अपने अनुमान के हिसाब से मुनाफा मिलता है। और यहाँ पर तो 2.5-3 गुना मिल रहा है, तो समझदारी से काम करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अक्सर जब शेयर बाजार में या फिर आपके निवेश में जो शेयर बाजार में आप करते हैं वहां पर लालच नाम की अगर कोई चीज आ जाती है तो अच्छे खासे मुनाफे वाले शेयर भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। चिक है, तो वरुण बेवरेजेस को लेकर ये व्यू 2016 में ये शेयर लिस्ट हुआ था, और मुझे अच्छी तरह से याद है उसके बाद से ये शेयर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 18 गुना के आसपास के रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दे दिए हैं जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगाए होंगे उन्होंने। तो 16 से आप जोड़ लीजिए, 24 में पाए हैं। 8 साल की अवधि में 16 गुना से ज़्यादा ये शेयर बड़ा है। लेकिन जय, इसके ज़रा फंडामेंटल्स आप चेक कीजिए, देखिए टेक्निकल चेक कीजिए। फंडामेंटली तो साउंड कंपनी है, पेप्सिको की बॉटलर है, अच्छे से रिवॉर्ड किया निवेशकों को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऐसे इश्यूज भी नहीं आए हैं। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? यहां से आप 1500 तक की जर्नी आप देख रहे हैं जय?
अभिषेक जी, टेक्निकली हम देखें तो काफी सुस्त अभी बैठा हुआ है ये स्टॉक। एक अपसाइड की थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि हम देखें तो 9 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रीच नहीं कर रहा निचली साइड पर। सो स्ट्रेंथ काफी बरकरार रही है, सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है कंटिन्यूसली, ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम की तरफ है। बट जो गैप बीच में थी 1180 से सीधा जो 1250 का जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसको अभी भी फील नहीं किया, तो मुझे थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा। बट सिंस वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई वोंट वरी के होल्ड करके रख सकते हैं। और 1500 नहीं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अपसाइड मोमेंटम के लिए प्ले हो सकता है, पर थोड़ा पोजिशनली यहाँ पर व्यू रखना चाहिए। अराउंड 6 to 7 मंथ्स का अगर व्यू हो तो ये डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज रैली काफी पेंडिंग है। 1-2 वीक से अभी भी चला नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है ये स्टॉक में, बट वहां घबराना नहीं चाहिए। इफ पोजीशन बने तो ऐड करना चाहिए। तो और ऐड कर सकते हैं तो ऐड करिए, यहाँ से और भी तेजी की उम्मीद है वरुण बेवरेजेस में। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप। दिलीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, मेरे पास में केपीआईटी के शेयर है। हेलो हेलो ओके। 2107 शेयर है मैडम मेरे पास में केपीआईटी के। 700 पर लिया था आपने? 707 पर। 707 पर लिया है। ओके चलिए, हाँ, आपकी खरीद से तो ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है ये स्टॉक, तो उसके लिए तो मुबारकबाद। और समय देना चाह रहे हैं इन स्टॉक को? मैडम और मेरे पास में 2 या 3 साल के लिए वेट करने का है। ठीक है गौरांग जी, केपीआईटी टेक पर क्या नजरिया होगा? 2 से 3 साल का समय और दे सकते हैं। 707 पर लिया था, लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे हैं और काफी शानदार गेन इनको यहाँ पर हो रहा है स्टॉक में। समय देना चाहिए अगले 2 से 3 साल के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? पूजा समय हमेशा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा आकलन और अनुमान ये भी कहता है कि आईटी क्षेत्र जो कि थोड़े बहुत दबाव के दौर से गुजर रहा है नतीजे के लेकर के, उसमें इस वित्तीय वर्ष में शायद चौथी तिमाही के बाद थोड़ा सुधार होगा और अगले वित्तीय वर्ष में और सुधार होगा। केपीआईटी टेक आईटी क्षेत्र की एक छोटी मझौली कंपनी में गिनती होती है और बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है और जो संख्या में इनके पास शेयर है, तो जैसा मैंने पहले अभी वरुण बेवरेजेस के निवेशक को एक राय दी कि जैसे निवेश करना जरूरी होता है वैसे मुनाफा समेटना भी जरूरी होता है। तो आप बने रहे, क्योंकि आपके पास संख्या ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करके आप अपने जो खरीद का स्तर है वो और नीचे लेके आए। आपके पास कुछ शेयर बेचने के बाद भी काफी अच्छी मात्रा में शेयर रहेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात तो जो केपीआईटी पे हमारे जो लक्ष्य थे और जो मौजूदा स्तर है वो आ चुके हैं। हमारे लक्ष्य कुछ 1250 के थे और मौजूदा स्तर करीबन 1450 के आसपास, इसलिए मैं ये राय दे रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर और भी निवेशित रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कीजिए जिससे आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। केपीआईटी टेक को लेकर ये व्यू मिड कैप आईटी में बहुत अच्छे से चलने वाला ये शेयर है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की सलाह आपको इस वक्त दी जा रही है। मध्य प्रदेश चलेंगे और वहां से दीपक चौधरी हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, कौन सा शेयर है सर आपके पास और क्या सलाह चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं अपन। यस बैंक? हाँ। आपने कब लिया दीपक जी शेयर ये? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। 1 महीने पहले 20 का भाव था और अब है 23.5 रुपये का भाव यस बैंक का। चूँकि छोटे साइज का शेयर है, क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है, मुनाफा सीमित है, लेकिन ये है कि हाँ मुनाफा हो रहा है। यस बैंक के शेयर में अगर मुनाफा हो मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं यस बैंक के साथ। हमने देखा था कि लास्ट ईयर की शुरुआत में ये शेयर इसी भाव के आसपास था, 21 के आसपास था, फिर वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें अच्छी ये हुई हैं कि इन्होंने एक अपना एनपीए पोर्टफोलियो जो बेचा था उससे रिकवरी हुई है, करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास की, वो अच्छी चीज़ हुई है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो धीरे धीरे चढ़ के अब ये 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाला बैंक हो गया यस बैंक। गौरांग सर, यस बैंक आपको लगता है कि क्या इतने पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और इसके यस बैंक की शेयर को यहाँ से भी ऊपर ले जाएंगे?
या फिर इसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट आए तो उसको वसूल लेना चाहिए, फिर इंतजार करना चाहिए लोअर लेवल्स पे एंट्री करने का? अभिषेक, पहली बात तो ये है कि इस पर कवरेज निकाल दी है हमने। पहले कवरेज थी जो पहले मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें आई और जो भी खराब खबरों के दौर से गुजरा और जो गिरावट हमने देखी, तो हमने हमारी कवरेज निकाल दी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि यस बैंक के तुलना में वित्तीय क्षेत्र में, सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र में बैंकों में और भी मजबूत बैंक्स है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। ये शेयर नतीजों के आधार पर और बुनियादी दर के आधार पर कम चलता है, खबरों पर ज्यादा चलता है, कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप से। गुरांग सर, एक आपसे ना व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, कम कवरेज करना यानी कि शेयरों पर ज्यादा ध्यान देना, कम शेयर हो अगर कवरेज करने के लिए ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है और कहीं ना कहीं इसका फायदा निवेशकों को मिलता है। लेकिन क्या ये इत्तेफाक आज के दिन है या फिर आपने वाकई कुछ कवरेज ज्यादा ही कम कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो प्रश्न आ रहे हैं मेरे ख्याल से वो छोटे और माइक्रो कंपनीज पे ज्यादा, स्मॉल एंड माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप पे ज्यादा आ रहे हैं इस वजह से। और जो गठन हुआ था नियम का 2016-17 में, रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत हम पाबंद है किसी भी तरह के। लेकिन मैं डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ बाय सेल एंड होल्ड, इनडायरेक्टली मैं कोशिश करता हूँ। अगर लोगों की बातों में समझ आ जाती है मेरी बात तो अच्छी बात है, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। नहीं सर, बिल्कुल। दर्शक जो हैं आपको बहुत प्रेम देते हैं और आपसे आपकी जो भी सलाह होती है ना, विशेष टिप्पणी, उस पर अमल भी करते हैं। और आप जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ें भी, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी ये टिप्पणियां देते रहिए, कहते रहिए कि हाँ कवरेज नहीं है, फिर भी आप जो बोलते हैं वो बड़े काम की चीज़ होती है। लेवल्स तो हम समझ ही लेंगे, लेवल्स बताने के लिए हमारे पास जय भी आ जाए, और जय की कवरेज में ज़रूर होगा शेयर। ये जय यस बैंक 23.5 रुपए का भाव है, 20 के खरीद है। आप इसको कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? अभिषेक जी, मेरी कवरेज में तो डेफिनेटली एवरेज स्टॉक होगा अनलेस टेक्निकली तो पॉसिबल। बट ओवरऑल सिंस वो उन्होंने 20 रुपए के अराउंड यस बैंक को बाय किया, तो आई वुड सजेस्ट वो तो रिस्की इन्वेस्टर ही होंगे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया होगा। बट यस बैंक की खासियत अभी ये चीज है कि वीकली चार्ट पर ये स्टॉक को हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और उसको डिसिसिवली ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यस बैंक के लिए थोड़ा मेरा व्यू अलग होगा कि बाय करने की सलाह होगी, ये भाव से भी किसी को बाय करना हो। अपसाइड के लिए काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, 34 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं। काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स में जब 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो पोजिशनली ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम कैच कर लेता है, और वीकली चार्ट पर ये पोजीशन कैच कर लिया। पिछले 6 वीक से ये कंटिन्यूसली वो पोजीशन मेंटेन कर रहा है। इसीलिए मेरा व्यू काफी स्ट्रॉन्ग है यस बैंक के लिए। फंडामेंटल्स के लिए आई वोंट से, बट टेक्निकली मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक फॉर वीकली चार्ट। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह यस बैंक पर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ कल्पना ठक्कर जुड़ी है फोन लाइन पर। कल्पना जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास प्रेस्टीज एस्टेट के गुड मॉर्निंग जी। तो कितना समय दे सकती हैं आप कल्पना स्टॉक को? मैं और दे सकती हूँ, 343 का भाव है मेरा। हाँ जी जी जी, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, काफी अच्छे लेवल्स पे आपने लिया था ये स्टॉक। तो उसके बाद हमने देखा रियल एस्टेट स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली है, तो अच्छा सिलेक्शन और अच्छे समय पे सिलेक्शन किया आपने स्टॉक का। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गौरांग क्या सलाह होगी आपकी? 343 पर इन्होंने लिया था, 1200 पे ये स्टॉक आ चुका है और समय दे सकती है, देना चाहिए स्टॉक को और तेजी के लिए समय? तो पूजा, यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी दक्षिण भारत स्थापित और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर्नाटक राज्य में, बैंगलोर में इन्होंने किए हैं, और अभी इन्होंने अपने नक्शे कदम महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहर में रखे हैं, जहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रीडेवलपमेंट में जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पर ये हिस्सा ले रहे हैं। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है और 1325 1350 तक के लक्ष्य। तो 1300 के पार जाता है तब मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत साहस कर सकते हैं, फोन करके प्रश्न पूछने के लिए 18 स्वदेश पर, और फिर उसके मुताबिक कामकाज कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे।
स्टेट्स में बने रहने की सलाह है गौरांग सर की तरफ से। उत्तर प्रदेश चलेंगे, वहां से फैजल खान हमारे साथ हैं। फैजल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर हमारे पास HFCL के 100 शेयर है 163 के प्राइस पे। 163। फैजल आपकी होल्डिंग कब की है? जी सर अभी इसकी है सितंबर जुलाई की सर। सितंबर जुलाई की HFCL। जी जी चेक करना होगा हमें कि क्या इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि भाव अभी है 84 रुपए के आसपास। फैजल क्या आपके डीमेट में स्टॉक्स की संख्या बढ़ी है क्या? आपने क्या गौर किया इस पर? सर ये वो है हिमाद्री स्पेशल केमिकल। हिमाद्री स्पेशलिटी आपके पास है? जी जी ओके, हिमाद्री स्पेशलिटी है, ठीक है। शेयर को हम चेंज करेंगे, HFCL नहीं है, हिमाद्री स्पेशलिटी का शेयर लेके आइए। देखिए ये होता है बातचीत करने से ना बात बनती है। अब समझ में आ गया कि कौन सा शेयर इनके पास है। 329 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन सही कह रहे हैं, अच्छी रफ्तार हमने देखी है पिछले 6 महीने में और 163 वाला इनका शेयर हो गया है अब 329 रुपये के आसपास का। बहुत अच्छी रफ्तार है और साल भर में करीब करीब 2 गुना 3 गुना ये शेयर हुआ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का। और स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयरों में हमने अच्छी खासी रौनक देखी भी है। गौरांग सर निश्चित तौर पर इस पर तो आपकी होगी भी कवरेज, क्योंकि एक ऐसे सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है जहां पर आगे डिमांड को लेकर कोई चिंता है नहीं, सरकार का भी कहीं ना कहीं उसको पुश भी है। क्या सलाह देंगे आप हिमाद्री स्पेशलिटी को लेकर? प्रॉफिट इनको बहुत अच्छा हो रहा है, इनके भाव से तो डबल हो गया शेयर, ये अब क्या करें? जमा चाहूंगा इस पर भी कवरेज दिए, लेकिन इस क्षेत्र के ऊपर मैं टिप्पणी कर दूंगा। और इस कंपनी के अलावा अभिषेक करीबन आधे दर्जन से ज्यादा बाकी अन्य नाम है जो हमारी खरीदारी की सूची में है। और आप ने जो सरकारी नीतियों की बात की वो बहुत पर्याप्त है। एक तो ये क्षेत्र मेरे ख्याल से पिछले 3-6 महीने में थोड़ा कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा था, लेकिन जो भी स्थानीय मार्केट में मौके आएंगे और खास करके जो सरकार की नीतियों में बदलाव हुआ है और जो विश्व भर की जो महामारी के पश्चात चाइना +1 यूरोप +1 जो नीतियां बाकी अन्य देशों ने गठित की है, उसके तहत इन सब कंपनियों को एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के बहुत बड़ा फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, काफी कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं में पूंजी लगाई थी और उसके साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में पूंजी लगाई थी, जिसके कारण नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। और अब वो समय आ चुका है जहां पर वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं और कुछ लॉन्च हो गए बहुत ही करीब के भविष्य में। तो भविष्य काफी उज्जवल है इस क्षेत्र का। भविष्य काफी उज्जवल है इस क्षेत्र का भी। और अगर हम विशेष तौर पर इस कंपनी की भी बात करें तो अच्छे अपडेट्स आए हैं। जो नतीजे इनके आए थे सितंबर तिमाही के वो बहुत अच्छे थे। मुनाफा करीब करीब डबल हुआ था। और पिछले महीने कंपनी ने एक अपडेट दिया था कि लिथियम आयन बैटरी के कंपोनेंट की एक फैक्ट्री लगाने के लिए ये 4,800 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे सेगमेंट में जहां पर आगे डिमांड को लेकर संकट नहीं रहेगा कई साल तक, वहां पर कंपनी फोकस कर रही है। तो सेक्टर और कंपनी दोनों की स्थिति ठीक है। आप इसमें चाहें तो अपना निवेश बनाए रख सकते हैं। फैजल, चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे। गुरुग्राम से प्रीति जी ने सवाल हमें भेजा है टाटा स्टील पर। 5,000 शेयर्स इन्होंने 129 पर लिया हुआ है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है स्टॉक में, देखिए उसके बाद तेजी आई। हालांकि पिछले कुछ समय से स्टॉक कंसोलिडेशन में है, हल्की कमजोरी आई है, लेकिन इन्होंने जिन स्तरों पर लिया था वहां से स्टॉक अच्छा चला। और क्योंकि क्वांटिटी भी अच्छी है तो 50,000 करीब 42,000 के आसपास का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है टाटा स्टील में। क्या करें जय, आपसे सलाह होगी टाटा स्टील में मुनाफा लेकर निकल जाए या फिर बने रहें और तेजी के लिए? और स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए। संपर्क नहीं हो पाया, कब की खरीद है इनकी, बट क्या व्यू होगा आपका टाटा स्टील पर? चलिए, जैसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन फिर गौरांग आपसे सलाह लेंगे। स्टॉक में तो इन्होंने और भी तेजी देखी होगी, बट हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया है। आज भी 1.5% नीचे है टाटा स्टील का स्टॉक। क्या सलाह देंगे आप टाटा स्टील पर? मुनाफा लेकर निकल जाएं या बने रहें स्टॉक में? तो पूजा, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हम बने रहने की राय देंगे। और ये जो दो कमोडिटीज हैं, सीमेंट और धातु,
ये दोनों ही क्षेत्रों को लेकर के हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि न तो सिर्फ इस साल 2024 में, लेकिन आने वाले सालों में ये दोनों में खपत आपको बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात, लागत खर्च को लेकर के जो नतीजों में और शुद्ध मुनाफे में दबाव था वो अब दूर हो चुका है, और कमूमन धातु क्षेत्र में खास करके फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो ऊपर की तरफ बढ़ने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका धातु क्षेत्र में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जीएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता जैसी कंपनियों में अगर निवेश है तो लंबी अवधि के लिए बने रहे। ठीक है, ये सलाह मेटल स्टॉक्स पर गौरांग सर की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से जतिन मेहता का सवाल लेंगे और उनका सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर। 17 शेयर है 850 रुपए के भाव पर और इस वक्त है 900 रुपए पर ट्रेड करता हुआ शेयर। हैप्पीएस्ट माइंड्स गौरांग सर, अगर हम पिछले साल भर की जर्नी देखें या फिर अगर 2 साल ही कह लें तो एक उतार चढ़ाव तो हुआ है, लेकिन एक रेंज में ही शेयर ने कारोबार किया है। हालांकि एक वक्त था कि जब ये 1500 रुपये के आसपास के भाव थे और ये कहा जा रहा था कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, तो हमने शेयर को फिर गिरते हुए भी देखा। अब प्रश्न ये है आपसे कि क्या वैल्यूएशंस अब फेवरेबल हैं, क्या वो ठीक ठाक और रीजनेबल हो गए हैं, या उसको लेकर अभी भी कंसर्न्स? और दूसरी चीज़, इसको कहा जाता है कि डिजिटल फोकस वाली कंपनी है ये हैप्पीएस्ट माइंड्स, थोड़े अलग मिजाज की कंपनी है, तो ये ग्रोथ अब क्यों नहीं आ रही है, शेयर चल क्यों नहीं रहा है ये? तो आपका जो पहला प्रश्न था क्या महंगा हो चुका है, तो हमारी विचारधारा भी वैसी ही है, और हमारा जो लक्ष्य था हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर वो करीबन 800 के आसपास था। मौजूदा स्तर जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 900 के पार गया है। तो क्योंकि हम बुनियादी तर्क के आधार पर विश्लेषण देखते हैं और उस सोच के आधार पर हमें लग रहा है कि अगर आप मुनाफा समेटते हैं यहाँ पर तो ज्यादा उचित होगा। पहली बात तो हमारे लक्ष्य के पार गया, 100 रुपये ऊपर गया। दूसरी बात, शायद नतीजों में अभिषेक जब तक सुधार नहीं होता है तब तक लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकते। और पिछले 2 तिमाही में थोड़ा बहुत दबाव नतीजों में देखा था, तो जब तक नतीजों में सुधार नहीं होगा तब तक हमारी जो राय है वो बिकवाली की होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य आ चुका है। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में नतीजों पर नजर रहेगी, वहां पर जब तक सुधार नहीं होता है तब तक कोई व्यू नहीं बन पा रहा है, और अभी फिलहाल निकल जाने की सलाह आपको दी जा रही है हैप्पीएस्ट माइंड से। चलिए, फिलहाल सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं रोकना होगा, समय की थोड़ी कमी है तो इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। गौरांग जी, जय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।